Hello everyone, I am Shefali, your business studies teacher from Vishwas School. Students, we were discussing about partnership organization and today we will discuss about types of partners. तो हमने हमारे पिछले वीडियो में बात की थी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की कि पार्टनरशिप कितनी तरह की हो सकती है। आज हम बात करेंगे कि पार्टनर्स कितने तरह के हो सकते हैं। ओके, तो अब पार्टनर के जो टाइप्स हैं वो उनके राइट्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके बेस पर उन्हें डिफ्रेंशिएट किया जाएगा कि हम पार्टनर को कितने टाइप्स में देख सकते हैं। या तो पार्टनर्स के पास सारे राइट्स होंगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी वो जो है वो फुलफ़िल करेगा, तो उन्हें कहा जाएगा फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स। कि वो सब कुछ कर रहा है तो वो हो गए फुल फ्लेज पार्टनर्स। ओके, और कुछ पार्टनर्स ऐसे भी होंगे जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, कोई लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बिजनेस को चलाने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो उन्हें कहा जाएगा नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स। ओके, तो फर्स्ट हम जो हमारी कैटेगरी डिस्कस करेंगे वो है फुल फ्लेज पार्टनर्स। तो फुल फ्लेज पार्टनर्स में फर्स्ट जो हम इंक्लूड करते हैं दैट इज एक्टिव पार्टनर्स। एक्टिव पार्टनर वो होते हैं जो एक्टिव हैं, बिल्कुल मतलब एक्टिव होकर सारा काम संभाल रहे हैं। उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है यानी पैसा इन्वेस्ट किया है और बिजनेस को चलाने में भी उनका जो है वो अपना सपोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन में उनका इन्वॉल्वमेंट है। ओके, उसके अलावा अब जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस होंगे उसमें भी वो पार्ट लेंगे और जो उनकी लाइबिलिटी रहेगी मीन्स उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे ऑल द लोन्स वो क्या है, अनलिमिटेड है। क्योंकि जर्नल जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड ही है कि जितना भी लॉस होगा उसका भुगतान उन पार्टनर्स को मिलके करना होगा। सो यहाँ पे ये एक नॉर्मल पार्टनर्स हैं, जैसे नॉर्मली पार्टनरशिप में पार्टनर्स रहते हैं वो ही नेचर है इनका। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, प्रॉफिट लॉस में भी इनका जो है वो रहेगा इन्वॉल्वमेंट और लाइबिलिटी जो है वो रहेगी अनलिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो फुल फ्लेज पार्टनर का टाइप है वो है स्लीपिंग या आप उन्हें कह लें डोरमेंट पार्टनर्स। अब डोरमेंट या स्लीपिंग पार्टनर्स वो होते हैं जो स्लीपिंग नेचर के हैं, मतलब ये बिजनेस को चलाने में इनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, नो पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, कि बिजनेस को एडमिनिस्ट्रेट करने में इनका कोई योगदान नहीं होता है। तो अब इनका जो बीच सिर्फ जो इन्वॉल्वमेंट रहता है वो रहता है कि ये जो है वो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, मतलब मनी इन्वेस्ट करते हैं पार्टनरशिप फर्म में और प्रॉफिट लॉस में भी इनका जो है वो शेयर रहता है जो भी डिसाइड होगा। तो स्लीपिंग क्यों कहा इन्हें, क्योंकि ये काम में इनका कोई योगदान नहीं है, किसी भी तरह से बिजनेस को नहीं चला रहे हैं, बस पैसा लगा दिया और प्रॉफिट लॉस में जो भी शेयर है वो ये अपना लेंगे और लाइबिलिटी इनकी जो है वो अनलिमिटेड ही रहती है जैसे जनरल पार्टनर्स की होती है अनलिमिटेड। उसके बाद होते हैं सीक्रेट पार्टनर्स। अब जैसा नाम है वैसे ही पार्टनर्स हैं, सीक्रेट हैं ये, मतलब इनके बारे में पब्लिक को नहीं पता है कि ये इस पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर काम कर रहा है, पब्लिक को नहीं बताया जाएगा, बस एक यही सीक्रेट है, बाकी सब नॉर्मल है। पैसा इन्वेस्ट करेगा, प्रॉफिट लॉस में शेयर होगा, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, बिजनेस भी चलाएंगे, लेकिन जनरल पब्लिक को जो है वो इनके बारे में नहीं पता होगा। बिजनेस को मैनेज करेंगे लेकिन पब्लिक को नहीं पता चलने देंगे। देन दे आर कॉल्ड सीक्रेट पार्टनर्स। तो ये हमारे थे जो फुल फ्लेज की कैटेगरी में थे। अब फुल फ्लेज क्यों थे ये, कुछ ना कुछ कम तो था, लेकिन
फुल फ्लेज इसलिए कहा गया क्योंकि सभी के सभी पार्टनर्स, ये तीनों, एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट, तीनों ने प्रॉफिट लॉस में अपना पूरा पार्टिसिपेशन दिखाया कि हम प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो जाए, हम पार्टनरशिप फर्म में जो है वो खड़े हैं, लॉस होगा तो भी हम खड़े हैं पार्टनरशिप फर्म में, इसीलिए इन्हें कहा गया फुल फ्लेज पार्टनर्स। अब आपकी जो नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स। अब यहाँ पे वो पार्टनर्स होंगे जो पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट लॉस में पूरी तरह से भागीदार, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट इस कैटेगरी में आता है नॉमिनल। नॉमिनल का हिंदी में जो मतलब होता है वो होता है नाम मात्र, कि सिर्फ नाम के लिए जो इंसान अपने आप को पार्टनर कह रहा है उसे कहा जाता है नॉमिनल पार्टनर। अब ये वाले पार्टनर्स ना तो कुछ इन्वेस्ट करते हैं, कोई पैसा नहीं लगाते, ना ही ये प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो किसी में पार्ट लेते, ना ही ये बिजनेस को मैनेज करते। तो फिर क्यों इन्हें पार्टनर कहा गया? इन्हें हम पार्टनर सिर्फ कहते हैं नाम के लिए, और वो भी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनका नाम मार्केट में इतना अच्छा होता है कि सिर्फ इनका नाम यूज़ कर लेने से ही हमारा बिजनेस जो है वो ग्रो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी का नाम मार्केट में अच्छा, ब्रांड वैल्यू अच्छी है, जो उसका ऑनर है, अब कोई और अदर बिजनेसमैन उसका नाम यूज़ करे कि ये देखो ये मेरा पार्टनर है, तो लोग कहेंगे ना, अरे वो वाला ब्रांड का मालिक देखो उसका पार्टनर है, तो वो अच्छा ही होगा नए वाला प्रोडक्ट, क्योंकि वो उसका पार्टनर है। नाम का आपको फ़ायदा मिल जाता है किसी के। अब बात ये है कि ये नॉमिनल वाले पार्टनर अपना नाम क्यों यूज़ करने देंगे? हम तो इन्हें कोई प्रॉफिट नहीं दे रहे, कुछ भी बेनिफिट नहीं दे रहे, तो ये करते हैं किसी स्पेशल रिलेशन की वजह से, कि जैसे एक फादर ने अपने सन के बिजनेस में, अपने बेटे के बिजनेस में बोला कि मेरा नेम आप यूज़ कर लो ताकि आपके बिजनेस को फ़ायदा हो जाए, लोग आपके बिजनेस पर ट्रस्ट करें। ठीक है, तो ये हो गए नॉमिनल पार्टनर्स। नेक्स्ट आपके पास है पार्टनर्स बाय एस्टॉपल होल्डिंग आउट। अब ये नया वर्ड है, दैट इज़ अ की टर्म। इसका मतलब होता है कि जब कोई पार्टनर सिर्फ आपको बिलीव करवाना चाहता है कि मैं पार्टनर हूँ, वो ऐसा कुछ एक्टिविटी या ऐसा कुछ करता है जिससे पब्लिक को बिलीव हो जाए कि वो पार्टनर है। मीन्स वो फर्म को ये अलाउ कर रहा है, ये परमिशन दे रहा है कि आप मुझे एज अ पार्टनर पब्लिक में शो कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर जब फर्म उसको एज अ पार्टनर जो है वो शो करती है पब्लिक में, तो अब उसकी वजह से अगर कोई पर्सन फर्म को लोन दे देता है, तो उस लोन के लिए वो पर्सन, चाहे वो पार्टनर नहीं है, वो सिर्फ शो कर रहा था, तब भी वो पर्सन जो है वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, उसकी जवाबदेही बनती है, आंसरेबल है वो उस लोन के लिए जो किसी पर्सन ने उसकी वजह से, कि वो पार्टनर है, उसको देख के फर्म को लोन दिया था। तो यहाँ भी ये पार्टनर्स जो हैं वो कुछ ना कुछ अपना अटैचमेंट होने की वजह से फर्म में उसको अलाउ करते हैं कि आप हमें एज अ पार्टनर पब्लिक में जो है वो प्रोजेक्ट कर दो, शो कर दो। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो टाइप है वो है लिमिटेड पार्टनर्स। अब लिमिटेड पार्टनर्स जो होते हैं, नाम क्या शो कर रहा है कि ये लिमिट है। लिमिट किस पर है? यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे डेट्स, या मैं कह दूं सिंपल शब्दों में लोन्स, कि आपकी जो लोन वगैरह फर्म के ऊपर हैं, या फिर कोई लॉस हो रहा है फर्म को, जैसे बिजनेस किया लॉस हो गया, तो वहाँ पर इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो क्या रहेगी? लिमिटेड। मीन्स इनको उतना ही पे करना होगा जितना इन्होंने टोटल इन्वेस्ट किया है उस बिजनेस में, उससे ज़्यादा इनसे डिमांड नहीं किया जा सकता कि फर्म लॉस में है, आप और भी पैसा पे करिए, क्योंकि लॉसेस का भुगतान
इन्वेस्टमेंट से नहीं हो पा रहा और पैसा करिए इन्वेस्ट, आप नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि ये लोग जो इनकी लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लूँ या लाइबिलिटी जो है वो इनकी लिमिटेड है। तो ये जो है वो लॉसेस में इनका लिमिट है कि बस अपने द्वारा जितना इन्होंने पैसा लगाया है उतना ही बस आप यूज़ कर लो लॉस में, उससे ज़्यादा ये पे नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपके पास होता है माइनर पार्टनर। अब माइनर पार्टनर क्या होता है? माइनर का मतलब एक ऐसा पर्सन जिसकी एज लेस देन 18 ईयर्स है। ओके, 18 ईयर्स से कम वाला पर्सन जो होता है वो कहलाता है माइनर। तो अब जो माइनर होता है ना, अगर हम उसको कहें कि वो पार्टनर पूरी तरह से बन सकता है तो वो नहीं बन सकता, क्योंकि नॉट फुल फ्लेज की कैटेगरी में आते हैं माइनर्स। बिकॉज एक माइनर जो है वो पूरी तरह से बिजनेस की एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं ले सकता। तो यहाँ पर माइनर को एक स्पेशल राइट होता है कि जब भी बिजनेस में प्रॉफिट होंगे तब तो वो पार्ट लेगा, और अगर फर्म को लॉस हो जाता है बिजनेस में तो उसको छूट है, उसको लॉसेस का भुगतान नहीं करना होगा। तो देखो, एक तरह से अधूरा पार्टनर है, वो पूरी तरह से पार्टनर नहीं है। इसीलिए माइनर्स जो आते हैं वो नॉट फुल फ्लेज की कैटेगरी में आते हैं कि प्रॉफिट में पार्ट लेंगे बट लॉस में पार्ट वो नहीं लेंगे, क्योंकि वो पूरी तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की उनमें एबिलिटी होती ही नहीं है, क्योंकि एज कम है ना, लेस देन 18 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टाइप है हमारे पास पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं हमें कि ये लोग जो पार्टनर हैं ये सिर्फ प्रॉफिट में पार्ट लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये माइनर वाली ही बात हो गई, बट ये लोग जो हैं वो माइनर नहीं हैं, इनकी एज अबव 18 है, फिर भी इन्हें ये स्पेशल जो है वो फैसिलिटी दी जाती है कि ये लोग सिर्फ प्रॉफिट में पार्ट लेंगे, लॉस में पार्ट नहीं लेंगे। बट क्योंकि ये लोग लॉस में पार्ट नहीं लेंगे तो उस वजह से इन्हें बिजनेस की एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता, बिजनेस को एडमिनिस्टर नहीं कर पाएंगे। ओके, ये थे हमारे पार्टनर्स के टाइप कि पार्टनर्स हमारे पास किस किस टाइप में हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी कि माइनर क्या है और माइनर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और क्या माइनर के राइट्स होते हैं। ओके, सो माइनर इन सिंपल वर्ड्स अ पर्सन लेस देन द एज ऑफ 18 ईयर्स, कि जिसकी एज 18 ईयर्स से कम है उसे कहा जाता है माइनर। अब यहाँ माइनर के पास जो है वो इतना अभी नॉलेज और उसका जो माइंड सेटअप है वो नहीं है इतना कि वो बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सके, उसमें जो है वो डील कर सके। सो उस नज़रिए से हम देखें तो एक माइनर जो है वो पार्टनर नहीं बन सकता, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता है। उसने जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया भी है अगर, तो उसके लिए उसे कोर्ट में जो है वो स्यू नहीं किया जा सकता कि ये पार्टनर ने इसने जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पार्टनर पूरी नहीं की, क्योंकि उसकी एज कम है। तो कोर्ट जो है वो वॉइड कर देता है उस कॉन्ट्रैक्ट को। तो यहाँ हम कहते हैं कि क्या माइनर एक पार्टनर हो सकता है। सो अभी वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि माइनर्स जो होते हैं वो नॉट फुल फ्लेज की कैटेगरी में पार्टनर्स होते हैं, पूरी तरह से पार्टनर नहीं हो सकता, बट हाँ वो पार्टनरशिप में ओनली प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए पार्टनर बन सकता है। ओके, यहाँ पर आपका पार्टनरशिप एक्ट जो है वो 1932 उसका सेक्शन 30 जो है वो माइनर को पार्टनर बनने की इजाज़त देता है, बट नॉट फुल फ्लेज की कैटेगरी में। ओके,
अब हम डिस्कस करते हैं कि जो पोजीशन है माइनर की वो क्या रहती है जब तक वो 18 ईयर्स की एज को अटेन ना कर ले। मीन्स 18 ईयर्स की एज को कहा जाता है मेजॉरिटी। तो बिफोर मेजॉरिटी उसकी क्या पोजीशन रहती है वो हम डिस्कस करेंगे। बिफोर मेजॉरिटी वो क्या है, माइनर है, मतलब 18 ईयर्स की एज नहीं हुई है। तब उसकी पार्टनरशिप फर्म में क्या पोजीशन है वो पोजीशन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट तो उसके पास ये राइट है कि वो प्रॉफिट्स को शेयर करे, ये हमने अभी डिस्कस किया है। और लॉसेस को शेयर वो नहीं करेगा क्योंकि वो भी माइनर है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास उसकी पोजीशन, उसके पास एक और क्या है कि वो फर्म की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, यानी फर्म जो भी अपने अकाउंट्स बना रही है, जो भी उसने लीगल डॉक्यूमेंट बनाए हैं, उन्हें माइनर के पास राइट है कि वो डिमांड कर सकता है उन्हें देखने की, इंस्पेक्ट करने की। बट ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसमें फर्म के सीक्रेट्स होंगे वो माइनर को हम अलाउ नहीं करते हैं देखना, क्योंकि उसके पास अभी इतना नॉलेज नहीं है कि उसको पब्लिक से क्या शेयर करना है क्या नहीं करना है। तो इसलिए सीक्रेट्स वो फर्म के जो है वो नहीं देख सकता है। नॉर्मल जो बुक्स हैं फर्म की जिसमें उसने अकाउंट्स वगैरह मेंटेन किए हैं उन्हें एक माइनर देख सकता है। नेक्स्ट उसके पास राइट होता है कि अगर फर्म उसको उसके हिस्से का प्रॉफिट नहीं दे रही है तो वो कोर्ट में जो है वो शूट फाइल कर सकता है, मतलब मुकदमा कोर्ट में डाल सकता है कि ये जो बाकी के पार्टनर्स हैं ये मुझे मेरे हिस्से का प्रॉफिट नहीं दे रहे। बट ये मुकदमा वो कब डाल सकता है, जब वो पार्टनरशिप फर्म को क्विट करना चाहता है, छोड़ना चाहता है। जब वो एक पार्टनर है, मतलब उसने छोड़ा नहीं है फर्म को, तब तक वो कोई भी मुकदमा कोर्ट में नहीं डाल सकता। ओके, सो ये 3 हमारे पास रहते हैं उस पार्टनर के राइट्स। अब यहाँ पर उसकी पोजीशन कि जब वो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर यही है कि वो प्रॉफिट शेयर करे और जितना उसने कैपिटल लगाया है उतनी कैपिटल तक ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम बात करते हैं कि जब वो पर्सन, वो माइनर मेजॉरिटी अटेन कर लेता है तब उसकी क्या पोजीशन हो जाती है। मेजॉरिटी मतलब कि अब वो फुल फ्लेज पार्टनर बनने के सारी पोजीशन में आ चुका है, उसकी एज 18 ईयर्स हो चुकी है। तो अब उसकी क्या पोजीशन है। अब यहाँ उसके पास 2 रास्ते हैं। एक कि या तो वो पार्टनर बना रहना चाहता है, ठीक है, तो उसको मेजॉरिटी अटेन करने के विद इन 6 मंथ्स में, कि जैसे ही वो 18 ईयर्स का हुआ उसके बाद 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसको एक पब्लिक नोटिस देना होगा कि मैं पार्टनर बना रहना चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ, उसको खुद बताना होगा। अगर माइनर कोई नोटिस नहीं देता तो फिर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर कि वो जो है वो पार्टनर बना ही रहना चाहता है, तो उस नोटिस के एब्सेंस में उसको एक फुल फ्लेज पार्टनर मान लिया जाता है अगर वो नहीं दे रहा। अब अगर वो चाहता है कि मैं पार्टनर बनूं तो फिर वही सारी बातें उस पर अप्लाई होंगी जो एक नॉर्मल पार्टनर पर अप्लाई होती हैं। तो यहाँ हम कहें कि इफ़ ही वॉन्ट्स टू रिमेन पार्टनर, तो अब उसको सब कुछ करना होगा जो एक नॉर्मल पार्टनर करता है। मीन्स लॉसेस शेयर करने होंगे और उसकी जो लाइबिलिटी है वो अब क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, कुछ भी पे करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। कल को लॉस हुए तो फिर उसे कितना भी भुगतान करना पड़ सकता है, हो सकता है अपनी जो की गई इन्वेस्टमेंट है उससे भी ज़्यादा, क्योंकि लॉस कितना भी हो सकता है। ओके, उसके बाद फर्म कुछ भी कर रही है अगर, तो अब वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है कि कल को अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वो साइन कर रहा है तो उसके लिए वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है।
अब इसके बाद बात आती है कि अगर वो चाहता है कि मुझे पार्टनर नहीं बनना है, नॉट रिमेन टू रिमेन पार्टनर, कि ही वॉन्ट्स नॉट टू रिमेन द पार्टनर ऑफ फर्म एनी मोर, कि वो चाहता है कि मुझे अब पार्टनर नहीं रहना है, तो बस फिर उसकी जो राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो एक माइनर जैसी ही हैं। जैसे ही उसने नोटिस दिया कि मुझे पार्टनर नहीं रहना है, तो उसको बस अपना पिछला जितना प्रॉफिट उसका पेंडिंग है वो लेने का राइट है, और अगर फर्म वो प्रॉफिट उसे पे नहीं कर रही है तो उस टाइम वो क्विट करेगा, पार्टनरशिप फर्म को छोड़ेगा, तो उसके पास राइट है कि वो मुकदमा डाले कि मेरा प्रॉफिट मुझे नहीं पे किया जा रहा है, अगर बाकी के पार्टनर्स देने से मना कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट अ माइनर। Thank you so much, and please study all the topics carefully.